Hello and welcome back to Step by Step Study. So last lecture में we studied about the trend component and उसे find या फिर calculate कैसे करते हैं, हमने वो वाले methods देखे थे. So this lecture is the last lecture in time series analysis. It will focus on seasonal variation and how do we measure them, right? So let's start with today's lecture. तो जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसमें दे विल बी अबाउट मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन बाय डिफरेंट मेथड्स. अब सीजनल वेरिएशंस क्या होती हैं हमने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है, बट लेट्स रिवाइज इट. सो सीजनल वेरिएशंस आर दोज वेरिएशंस, दोज रेगुलर एंड पीरियोडिक वेरिएशन जिनका पीरियड लेस देन 1 ईयर का होता है. और वाई डू आई एम्फसाइज कि लेस देन 1 ईयर का पीरियड होता है? बिकॉज अगर पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर हो जाता है देन वो वेरिएशन साइकिल में कंसिडर होती हैं. इनफैक्ट साइकिल में तो कोई फिक्स्ड पीरियड भी हमें पता है कि नहीं होता है. एनीवे, एक और एग्जांपल सीजनल वेरिएशन के हमने क्या पढ़े थे? वी स्टडीड हाई सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इन द समर्स, राइट? इंक्रीज इन योर कोल्ड ड्रिंक सेल्स इन समर्स और उसके बाद इट डिक्रीजेज, देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज टू द मिनिमम इन द विंटर्स. और क्या एग्जांपल हो सकते हैं सीजनल वेरिएशन के? इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ क्लोथ्स और गिफ्ट आइटम्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, वो भी सीजनल वेरिएशन में आता है. अब इसको मेजर करने के लिए जो मेथड्स हम पढ़ेंगे वो होंगे मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस, रेशो टू ट्रेंड मेथड, रेशो टू मूविंग एवरेज मेथड एंड लिंक रिलेटिव मेथड. ये सारे मेथड आपको सीजनल वेरिएशन में पढ़ने हैं. एंड बिफोर आई स्टार्ट विद दीज मेथड्स, द फैक्ट इज कि पहले तो आपको इन मेथड्स के नाम याद होने चाहिए, उसके बाद इन मेथड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए. इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आया है, बट स्टिल आई हैव टेकन 1 or 2 एग्जाम्पल्स हर एक मेथड के. और कुछ भी नहीं तो आप एटलीस्ट इन मेथड्स को एक बार देख लेना, बिकॉज इन बिटवीन जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दीज मेथड्स वन बाय वन नाउ. तो बिफोर दैट, why do we need to measure the seasonal variations? Seasonal variation or seasonality is the presence of variations that occur at specific regular intervals, जैसा कि मैंने अभी बताया, and regular intervals of less than a year such as weekly, monthly और quarterly. अब weekly का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? वीकली का हो सकता है जनरली जैसे सेल्स ऑफ ग्रॉसरी स्टोर्स आर हाईएस्ट ऑन द वीकेंड्स एंड सेम पैटर्न रिपीट होता है ऑलमोस्ट हर वीक. मैं बस यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर लिख रहा हूँ, ठीक है. फिर मंथली का क्या एग्जांपल हो सकता है? समर मंथ्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज़्यादा होती है एंड दिस रिपीट्स एवरी ईयर. सो ये सारे आपके एग्जांपल आ जाते हैं सीजनल वेरिएशन या फिर सीजनैलिटी के. ये वेरिएशंस हमें पता है प्रेडिक्टेबल होती हैं, वी कैन ईजिली प्रेडिक्ट देम. लाइक वी कैन प्रेडिक्ट कि कौन से मंथ में कोल्ड ड्रिंक सेल्स ज़्यादा होंगी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की कंजम्पशन ज़्यादा होगी. एंड दे आर रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक विद लेस दैन अ ईयर. सो पीरियोडिक, रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है सीजनल वेरिएशन का. सो if there are companies who face such seasonal variations such as your ice cream vendors, they are often interested in knowing their performance relative to the normal seasonal variation. In fact, private companies also know कि they want to hire graduates, then each year कौन से टाइम पर सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स अवेलेबल होगा, वो भी सीजनल डेटा या फिर सीजनल वेरिएशंस को कंसिडर करके अपने डिसीजंस फर्दर लेते हैं. देन नोइंग द सीजनल वेरिएशन हेल्प्स देम प्लान फॉर द फ्यूचर. दिस कैन हेल्प देम प्लान फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन लेबर रिक्वायरमेंट्स. फिर मशीनरी के रिक्वायरमेंट्स कैसी है वो भी आप सीजनल डेटा जब देखोगे उससे आपको पता चल जाएगा.
फिर ट्रेनिंग ऑफ द वर्क फोर्स, देन पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ योर मशीनरी और योर फैक्ट्रीज और योर आउटलेट्स, ये सब उनको हेल्प करता है व्हेन दे स्टडी द सीजनल वेरिएशन। और सीजनल वेरिएशन मेजर करने से उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि जो डेटा में वेरिएशंस हैं वो किसी एक्सपेक्टेड अमाउंट के आसपास हैं या दे आर फार बियॉन्ड दैट, एंड इफ़ द वेरिएशंस आर बियॉन्ड दैट तो वो फर्दर एनालाइज करेंगे कि उसके क्या रीजंस हैं। सो आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द सीजनल पैटर्न, मेथड्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एलिमिनेट इट फ्रॉम द टाइम सीरीज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अदर कॉम्पोनेंट्स। और अदर कॉम्पोनेंट्स हमें पता है क्या होते हैं, ट्रेंड, साइकिल एंड इररेगुलर कॉम्पोनेंट्स। एंड दिस एलिमिनेशन ऑफ द सीजनल इफेक्ट इज नोन एज डीसीजनलाइजिंग और सीजनल एडजस्टमेंट ऑफ द डेटा। सीजनल वेरिएशन को हम आइसोलेट कर लेते हैं एंड उसका इम्पैक्ट किसी वेरिएबल y पर देखते हैं। देन सीजनल वेरिएशन को हम इंडेक्स के टर्म्स में मेजर करते हैं एंड दे आर नोन एज सीजनल इंडेक्स। वो भी हम अभी पढ़ेंगे जब हम इन मेथड्स को देखेंगे। Seasonal index is basically an average that can be used to compare an actual observation relative to what it would be if there were no seasonal variation। ये आपका सीजनल इंडेक्स का यूज़ होता है। दैट इज़ अगर ऐसा इंडेक्स है देन हर पीरियड का एक इंडेक्स नंबर होगा, और पीरियड अगर मंथ है तो हमारे पास कितने इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे, 12 इंडेक्स नंबर्स। और अगर क्वार्टर्स है हमारे पास या फिर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स है तो आपके पास 4 क्वार्टर्स होंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 4 इंडेक्स आ जाएंगे। अब सीजनल वेरिएशन दैट इज सीजनल इंडाइसेस फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स को हम पढ़ते हैं इन डिटेल। फर्स्ट मेथड जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस, और दिस इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स जो सीजनैलिटी को मेजर करने में यूज़ होता है। आई रिपीट अगेन, आपको मेथड का पता होना चाहिए। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं आए हैं, सो प्लीज़ फोकस ऑन द थ्योरी पार्ट एज वेल, बिकॉज न्यूमेरिकल्स लेंदी हो जाते हैं, सो दे डो नॉट पुट अप द न्यूमेरिकल्स। So this method of simple average is based on the basic assumption, और वो assumption क्या होती है कि the data does not contain any trend and cyclical components। that is, अगर trend और cyclical components हमारे data में नहीं है तो हमारे data में क्या बचा, बाकी 2 components, और वो 2 components हैं seasonal and irregular component। that is, हम assume कर रहे हैं कि जो time series है, टाइम सीरीज़ में बस सीजनल और इरेगुलर कंपोनेंट्स हैं। और इनफैक्ट जब हम एवरेज लेते हैं ना सीजनल इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए, तो ये इरेगुलर कंपोनेंट जो बचता है वो भी एलिमिनेट हो जाता है व्हाइल वी टेक द एवरेजेस। एंड सिंस मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड बिजनेस टाइम सीरीज डेटा हैव ट्रेंड्स, सो दिस मेथड ऑल्दो ये सिंपलेस्ट मेथड है बट इट इज़ नॉट मच प्रैक्टिकली यूज्ड, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कम होती है। अब सीजनल इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है यूजिंग दिस मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस वो देख लेते हैं। आपको ईयर्स दिए हुए हैं, फिर क्वार्टर 1, 2, 3, 4 ऑफ दोज ईयर्स दिया है और उनका डेटा दिया हुआ है। सीजनल इंडेक्स आप मंथली, क्वार्टरली या फिर वीकली हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। आपको अभी यहाँ पे क्वार्टर्स दिया हुआ है इसलिए आपका क्वार्टरली इंडेक्स आएगा, अगर मंथ दिया होता तो आप मंथली इंडेक्स निकालते हैं। सो लेट्स सी फॉर क्वार्टरली डेटा, इसी टाइप से आप मंथली भी फाइंड आउट कर पाएंगे। पहले आप डेटा को ईयर वाइज एंड क्वार्टर वाइज अरेंज करोगे। ईयर 1 उसके कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर 1, 2, 3 और 4 उसका डेटा, फिर ईयर 2 और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर 2, 7, 12 और 17,
सॉरी ईयर 2 एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर 1 का डेटा Y2, फिर क्वार्टर 2 का Y7, क्वार्टर 3 का Y12 और क्वार्टर 4 का Y17। सिमिलरली ईयर 3 till 5 आपको ये जो डेटा दिया हुआ है उसको आप ईयर वाइज और क्वार्टरली अरेंज करोगे। देन आप हर एक क्वार्टर का एवरेज निकालोगे फॉर ऑल द ईयर्स। लेट अस से दैट इट विल बी xi बार, ये हो जाएगा x1 बार, फिर ये हो जाएगा x2 बार इस सेकेंड क्वार्टर का, x3 बार थर्ड क्वार्टर का और x4 बार फोर्थ क्वार्टर का एवरेज। ये हमने कैसे किया, y1 प्लस y2 टिल y5 अपॉन 5, उससे हमारा ये एवरेज आ जाएगा फॉर क्वार्टर 1। सो आई एम राइटिंग हेयर एवरेज। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज आ गई। ये आपका सेकेंड स्टेप था आफ्टर अरेंजिंग योर डेटा। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे एवरेज ऑफ द एवरेजेस, एवरेज ऑफ दीज एवरेजेस जो आपको मिली हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज ऑफ द एवरेजेस कहते हैं, या फिर हम ग्रैंड एवरेज कहते हैं, या फिर हम जनरल एवरेज भी उसे कहते हैं। तो एवरेज ऑफ द एवरेजेस को हम x बार से डिनोट करते हैं, और वो क्या होगी, x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार प्लस x4 बार अपॉन क्या आएगा, अपॉन 4 आएगा। और 4 क्यों, बिकॉज हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं और हमें पता है 4 वैल्यूज़ का जब हम एवरेज लेते हैं सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज समेशन xi बार अपॉन 4 एंड i इज़ फ्रॉम 1 to 4। ये आपके क्वार्टरली डेटा का है। अगर सिमिलरली आपको मंथली डेटा का ये एवरेज ऑफ एवरेज या फिर ग्रैंड एवरेज या फिर जनरल एवरेज, ये तीनों टर्म्स इसके लिए यूज़ होती हैं, वो निकालना होता तो उसमें आप क्या करते, समेशन xi बार अपॉन 12, बिकॉज हमारे पास 12 मंथ होते हैं। तो हमारा सीजनल इंडेक्स क्या आ जाएगा इस केस में, हर एक क्वार्टर के लिए आपका सीजनल इंडेक्स आ जाएगा इक्वल टू दिस एवरेज अपॉन योर ग्रैंड एवरेज और जनरल एवरेज इनटू 100। तो जब आप वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आएगा किसी भी पर्टिकुलर, लेट्स से क्वार्टर 1 के लिए आपके पास आएगा, या फिर क्वार्टर आई के लिए आपके पास आएगा xi बार अपॉन समेशन xi बार अपॉन 4 into 100 which will equal to xi bar upon summation xi bar into 400। Now you must be thinking कि अगर इस पे बेस न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, बट ये जो फॉर्मूलाज हैं, सीजनल इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जनरल एवरेज कैसे निकालते हैं, दे आर आस्किंग दिस इन द प्रीवियस ईयर्स, दे हैव आस्क्ड इट। और यही सेम हम मंथली डेटा के लिए भी हो सकता था, या कोई और सीजनल डेटा होता, मेथड आपका सेम रहता। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीजनल इंडेक्स लिखोगे लास्ट में, और जो भी इनके इंडेक्स आएंगे आप वो वैल्यूज़ पुट कर दोगे। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में एवरेज दे दें, ये वाली एवरेजेस क्या हैं, और दे विल आस्क यू कि सीजनल इंडेक्स क्या आएगा बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस। इतना तो वो पूछ सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में, एंड दैट विल बी अ डूएबल क्वेश्चन। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा सो यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट इट। ऑल राइट, सो सीजनल इंडाइसेस for different months are obtained by expressing monthly averages as percentage of grand averages, जैसा कि अभी हमने क्वार्टर्स में देखा, एंड सिमिलरली फॉर क्वार्टर्स वी यूज क्वार्टरली एवरेज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड एवरेजेस। देयरफॉर सीजनल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज अपॉन ग्रैंड एवरेज इनटू 100। सीजनल इंडेक्स फॉर एनी पीरियड आई विल बी एवरेज ऑफ आई अपॉन ग्रैंड एवरेज इनटू 100, और यही फॉर्मूला अब हम यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है दैट कैलकुलेट द सीजनल इंडाइसेस फॉर द गिवन सीजन्स। हमें ईयर्स दिए
और सीज़न 1 to 4 का हमें डेटा दिया हुआ है ईयर वाइज। तो हम सिंपल मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस से क्या करते थे, हम पहले तो इनका टोटल निकालेंगे हर एक सीज़न का और उसके बाद उसकी एवरेज निकालेंगे। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। सीज़न 1 का आपके पास टोटल आएगा 16.5। सिमिलरली सीज़न 2 का टोटल आएगा आपके पास, सीज़न 1 का टोटल आएगा आपके पास 14.7। सीज़न 2 का आपके पास आएगा टोटल 16.5। सीज़न 3 का टोटल आपके पास आएगा 14.2 और सीज़न 4 का भी टोटल आएगा आपके पास 14.2। फिर आप इनका एवरेज निकालेंगे, राइट, और एवरेज जिसे हम XI बार से डिनोट करते हैं, ये XI बार है। तो एवरेजेस हम कैसे निकालते थे, अब इन सब की वैल्यूज़ को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, बिकॉज हमारे पास 4 ईयर्स हैं। 14.7 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा आपका 3.675। देन 16.5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 4.125 एंड देन 14.2 डिवाइड बाय 4 यू विल गेट 3.55 एंड देन फाइनली 14.2 डिवाइडेड बाय 4 यू विल गेट 3.55 अगेन। तो हमारे पास एवरेज आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम ग्रैंड एवरेज निकालेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन XI बार अपॉन कितना, 4 वैल्यूज हैं, सो अपॉन 4। सो यू विल गेट द ग्रैंड एवरेज एज 14.9 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3.725। तो इससे आपकी ग्रैंड एवरेज आ जाएगी। फिर हम सीजनल इंडेक्स निकालते थे। सीजनल इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था, फॉर्मूला आपका होता है क्वार्टरली एवरेज या फिर सीजनल एवरेज यहाँ पे अपॉन ग्रैंड एवरेज इनटू 100। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे ना तो आपको फॉर्मूलाज वैसे भी साथ साथ याद हो जाएंगे। ये क्वार्टरली एवरेज अगर हम सीज़न 1 के लिए वैल्यू निकालें तो सीज़न 1 के लिए आ जाएगा 3.675 अपॉन ग्रैंड एवरेज हमारे पास कितना है 3.725 इंटू 100, सो यू विल गेट 98.66। सिमिलरली आप और सीजन्स के लिए जब वैल्यूज़ निकालेंगे सो यू विल गेट द वैल्यूज़ एज 110.74 एंड then you will have 95.3 and 95.3। अब एग्जामिनर आपसे ये टेबल अगर पूछ भी ले बाय चांस सो दे विल गिव यू इजी वैल्यूज जो आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकें। अगर वो टेबल नहीं देते सो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस टोटल की टोटल्स दिए हुए हैं और फिर आपको सीजनल इंडाइसेस निकालने हैं। अगर और कम टाइम यूज़ कराना है तो वो आपको एवरेजेस दे सकते हैं हर एक सीज़न की और सीजनल इंडाइसेस निकालने को देखकर टेल यू। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन आएगा इस मेथड पे बेस्ड, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर सॉल्व करने पे भी नहीं आया तो सीजनल इंडेक्स का ही फॉर्मूला पूछ लेंगे आपसे। देन एग्जाम्पल 2, ऑब्टेन द सीजनल इंडाइसेस फॉर द रेनफॉल डेटा इन इंडिया गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको अब ईयर्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे क्वार्टर दिया हुआ है, क्वार्टर 1। तो 2015 में क्वार्टर 1 का डेटा ये है, फिर 2015 में ही क्वार्टर 2 का डेटा ये है, फिर 2015 में क्वार्टर 3 का डेटा ये है और क्वार्टर 4 का डेटा ये है। अब इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा ये सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, बट नो, इधर आपको जो ईयर्स दिए गए हैं वो रोज़ में दिए गए हैं और ईयर्स आपको कॉलम्स में दिए गए हैं और क्वार्टर्स रोज़ में दिए गए हैं। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि अगर आपको कोई भी डेटा दिया हुआ है तो आप ईयर वाइज या फिर ईयरली क्वार्टर वाइज उसको अरेंज करेंगे। तो ईयरली आपके ईयर्स यहाँ पे आएंगे लेफ्ट में इन द रोज और आपका क्वार्टर का डेटा कॉलम्स में आएगा।
राइट। तो अगर टैबुलर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आता है तो पहले आपको इस फॉर्म में उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास डेटा आ गया, इधर से हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम एवरेजेस निकालेंगे हर एक क्वार्टर की, फिर हम ग्रैंड एवरेज निकालेंगे और उसके बाद हम हमारा सीजनल इंडेक्स निकालेंगे, दैट विल बी योर एवरेज अपॉन ग्रैंड एवरेज या जनरल एवरेज इनटू 100। ऑल राइट, सो इससे आपको सीजनल इंडेक्स मिल जाएगा। यूज अ कैलकुलेटर एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन फॉर योर प्रैक्टिस। ऑल्दो आई एम रिपीटिंग कि न्यूमेरिकल्स आने के कम चांसेस हैं, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे कि सीजनल इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। इट विल हार्डली टेक अप 5 मिनट्स मैक्सिमम, सो प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ये। फिर एक और क्वेश्चन है आपका, हेयर आई हैव गिवन द वैल्यूज ईयरली फॉर क्वार्टरली फॉर ईयर वाइज डेटा, आपको वैल्यूज दी हुई हैं और आपको अगैन सीजनल इंडेक्स निकालना है। सो डू इट ऑन योर ओन अगैन। और एक और बात विच आई शुड पॉइंट आउट, ये जो सीजनल इंडेक्स आए ना, इनका टोटल, अब 4 सीजन्स थे या 4 क्वार्टर्स थे ना, तो इनका टोटल आपका 400 आना चाहिए। दिस प्लस दिस प्लस दिस मस्ट एड अप टू 400, और अगर 400 नहीं आता सो दिल आस्क फॉर करेक्टेड सीजनल इंडेक्स, जो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट मेथड में कि वो कैसे निकाला जाता है। सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, मेथड 2, जिससे हम सीजनल वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज रेशो टू ट्रेंड मेथड। इस मेथड में हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होता था, y इक्वल्स टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। हमने यही पढ़ा था ना मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल की अजम्पशन क्या होती थी कि आपके जो चारों कंपोनेंट्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और अगर हमारे पास जैसे वाई टी दिया हुआ है, अगर हम इस वाई टी को टी टी दैट इज ट्रेंड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एस इंटू सी इंटू आई। इसलिए हम इससे रेशो टू ट्रेंड मेथड कहते हैं। रेशो ऑफ व्हाट, रेशो ऑफ द ओरिजिनल या फिर ऑब्जर्व डेटा अपॉन द ट्रेंड, इसीलिए रेशो टू ट्रेंड मेथड इसे कहा जाता है। वी ऑल्सो assume that this method is based on the assumption that cyclical variations are either not marked or completely absent। तो हम इसमें अज्यूम करते हैं कि ये जो सी कंपोनेंट है साइक्लिकल वेरिएशन का, ये या तो है ही नहीं या फिर कंप्लीटली एब्सेंट है, या फिर हमने इसे कंसिडर ही नहीं किया है। तो इसके बाद आपके पास क्या बचा फिर, एस और आई, दैट इज योर सीजनल वेरिएशन एंड इररेगुलर कंपोनेंट। अब ये जो टी मैंने बोल तो दिया, डिनोमिनेटर में हम ट्रेंड से डिवाइड करेंगे, पर इस टी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यूजिंग आर ट्रेंड इक्वेशंस। सीजनल डेटा आ गया, अब इससे सीजनल इंडेक्स पहले वाले मेथड से ही फाइंड आउट किया जाएगा। और वो पहले वाला मेथड कौन सा था आपका, वो था एवरेज अपॉन ग्रैंड एवरेज इनटू 100। अभी हम देखेंगे ये एवरेज और ग्रैंड एवरेज हम कैसे निकालते हैं। सो फाइनली दीज इंडाइसेस वी ऑब्टेन्ड आर एडजस्टेड बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसकी मैं अभी बात ही कर रहा था आपसे प्रीवियस स्लाइड पे कि हम एक एडजस्टमेंट फैक्टर यूज़ करते हैं अगर उनका सम 400 नहीं आ रहा था। तो अगर आपका क्वार्टरली डेटा है तो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, वो होगा इक्वल टू 400 अपॉन टोटल ऑफ योर इंडाइसेस। 400 अपॉन टोटल ऑफ इंडाइसेस कब, जब आपका डेटा
क्वार्टरली है या फिर 4 सीजन्स दिए हुए हैं। और अगर आपका डेटा मंथली है तो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा, 1200 अपॉन टोटल ऑफ योर इंडाइसेस, अगर डेटा मंथली है या फिर आपके सीजन्स जो हैं वो 12 इन नंबर हैं। बेसिकली तो स्टेप्स क्या क्या हुए आपके इस रेशियो टू ट्रेंड मेथड में। पहले तो आप इसमें ट्रेंड वैल्यूज़ निकालोगे जो हमने मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड में लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अब चाहे वो ट्रेंड वैल्यूज़ आपकी क्वार्टरली हो या फिर मंथली हो। ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने के बाद आप अपने ऑब्जर्व्ड डेटा, जिसको हम y से डिनोट कर रहे हैं, उसको y को ट्रेंड वैल्यू से डिवाइड करोगे इनटू 100, दैट, और यू कैन ऑल्सो से ऑब्जर्व्ड डेटा अपॉन ट्रेंड वैल्यू इनटू 100। उसके बाद आप फाइनली अपनी एवरेजेस निकालोगे और फिर सीजनल इंडेक्स के लिए आप xi बार अपॉन x बार, इससे आप अपना सीजनल इंडेक्स निकाल लोगे, जैसा कि अभी हमने लास्ट मेथड में भी पढ़ा था। ठीक है, तो सेम ही स्टेप्स आपके इसमें भी रहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अगैन आई एम रिपीटिंग, न्यूमेरिकल्स आने के कम चांसेस हैं, बट विद इन न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं या फिर स्टेप्स यूज़ हुए हैं उनके आने के पूरे चांसेस रहते हैं इन द MCQ फॉर्म। सो वील हैव टू स्टडी दीज एग्जाम्पल्स। तो आपको क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द सीजनल इंडाइसेस यूजिंग रेशियो टू ट्रेंड मेथड। आपको ईयर्स दिए हुए हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर्स का आपको डेटा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ईयरली एवरेज निकालेंगे। ठीक है, और ईयरली एवरेज कैसे निकलेगी, हर एक क्वार्टर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4, उससे आपकी ईयरली एवरेज आ जाएगी। और ऐसे ही 2001, 2 और 3 के लिए ईयरली एवरेज निकाली। अब हम इस ईयरली एवरेज से क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें एक ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, और ट्रेंड वैल्यू के लिए हम मेथड क्या यूज़ करेंगे जो हमने पहले भी यूज़ किया था, यूजिंग आर ट्रेंड इक्वेशन। तो उस ट्रेंड इक्वेशन के लिए हमें एक y वैल्यू चाहिए होती थी। ईयर्स हमारा क्या रहे, 2001, 2002 और 2003। उसकी करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ क्या होंगी, ईयरली एवरेज। तो y वैल्यूज़ क्या आई, 11.25, 14.25 और 18 जो हमने कैलकुलेट की थी। फिर हम क्या कंसिडर करते थे कि हम x को ऐसा कंसिडर करते थे कि आपका समेशन x 0 आए, तो हमने ऐसे ही x यहाँ पे लिया है, xi स्क्वायर निकाला, फिर xy निकाला, और अब हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हम अब अपनी y वैल्यूज़ निकालेंगे या फिर हमारी ट्रेंड लाइन, जिसे हम a प्लस बी एक्स से भी डिनोट करते थे। तो हमारी ट्रेंड लाइन, लेट मी डिनोट इट बाय t ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। तो हमारी ट्रेंड लाइन विच इज़ a प्लस बी एक्स, वो कैसे आएगी, हमें पता है t इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में a की वैल्यू आपकी होती है समेशन वाई आई अपॉन n, यही होती है। और समेशन वाई आई हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 43.5 और n कितना है आपके पास 3, तो इधर से आपके पास 14.5 वैल्यू आ जाएगी a की। सिमिलरली b की वैल्यू क्या आएगी, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, तो आपकी b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इट विल बी 3.375। ऑलराइट, तो आपके पास ट्रेंड इक्वेशन यहाँ से क्या आई, या फिर वाई हैट बोल लो, उसको t बोल लो। ट्रेंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी a विच इज़ 14.5 प्लस b विच इज़ 3.375 इंटू एक्स। ये तो हमने पहले भी सीख रखा है कि ट्रेंड इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। अब हमें ट्रेंड वैल्यूज़ चाहिए होंगी, बिकॉज हमें पता है ऑब्जर्व्ड डेटा को हम t से डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए t की वैल्यू तो चाहिए ना।
सो टी की वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे, x में हम 0, 1 और -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इससे आपकी t की वैल्यूज आ जाएंगी 11.125। ओके, टी की वैल्यूज तो आपकी इधर से आपके पास आएगा t इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, बट ये जो b है दिस इज ईयरली इंक्रीमेंट और हमें डेटा क्वार्टरली दिया हुआ है, तो हमें उसको क्वार्टरली इंक्रीमेंट में चेंज भी करना है ना, क्योंकि ऑब्जर्व डेटा हमारे पास अगर क्वार्टरली है तो हम उससे डिवाइड भी तो ट्रेंड फॉर क्वार्टरली या फिर क्वार्टरली ट्रेंड या क्वार्टरली डेटा से ही तो उसे डिवाइड करेंगे ना, तो इसलिए आपके पास जो क्वार्टरली इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी, आई एम इरेजिंग दिस थिंग, ठीक है, आपको पता है कि ये ए और बी कैसे आया। ओके, तो यहाँ पे ये जो बी वैल्यू है दिस इज ईयरली इंक्रीमेंट, हमें क्वार्टरली डेटा चाहिए, तो हम उसको क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू 14.5 प्लस क्वार्टरली के लिए 3.375 अपॉन 4 कर देंगे बिकॉज ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, इंटू एक्स। तो इससे आपकी ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी 14.5, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 14.5 प्लस 3.375 डिवाइड बाय 4 आएगा 0.843x। तो इससे आप ट्रेंड दैट इज योर क्वार्टरली ट्रेंड निकालेंगे। I repeat, since we have quarterly data, we need quarterly trend values to eliminate the trend, इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया है 4 से। तो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 11.125 फिर 14.5 एंड देन 17.875। तो इससे हमने हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल ली, क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज़। अब हम जब उस ऑब्जर्व्ड डेटा को डिवाइड करेंगे, सो यू विल हैव योर फाइनली दैट रेशियो टू ट्रेंड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन दिस इज कि आपको पता चल गया कि ऑन एवरेज फॉर ईयर 2001 आपकी ट्रेंड वैल्यू थी 11.125, पर आप उसको फिर क्वार्टरली वैल्यूज़ में कैसे डिवाइड करोगे, ऑन एवरेज है ना, मतलब ऑन एवरेज या फिर ऑन द मीडियन 2 और 3 सेकेंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही होगी 11.125 की। अब इसके लेफ्ट में और राइट में क्या वैल्यूज़ आएंगी, 11.125 में से अगर आप, और हमें एक और चीज़ भी गिवन है कि ये जो क्वार्टरली इंक्रीमेंट है वो है आपके पास 0.843 है ना, ये भी गिवन है, अभी अभी हमने निकाला भी था। सो अब हम इस 0.843 को विल डिवाइड इट इनटू 2 और 11.125 में से माइनस भी करेंगे और यहाँ पे सब ऐड भी करेंगे टू गेट द वैल्यूज़ फॉर सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। मैंने क्या बोला कि आपके पास 11.125 है, 11.125 है, आपको इधर वैल्यू चाहिए और लेफ़्ट में और राइट में वैल्यूज़ चाहिए, और आपको पता है कि इन वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस है 0.843 का। तो अगर हमें 0.843 को 2 में डिवाइड कर दें विच इज़ 0.421, आप इतनी ही वैल्यू 0.421 की इसमें ऐड करो 11.125 में, और इतनी ही वैल्यू 0.421 की 11.125 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो उससे आपके पास सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि होंगी 11.125 में से 0.421 सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आएगा 10.703 आएगा, बट आई एम टेकिंग ओनली 2 प्लेसेस। तो और थर्ड क्वार्टर में क्या आएगा 11.125 में आप जब 0.421 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 11.54। सिमिलरली अब आपको पता है कि 2 क्वार्टर्स के बीच में डिफरेंस है 843 का, तो आप इसमें 11.54 में अगर ऐड कर दोगे वो वैल्यू तो आपके पास फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 12.39, और अगर फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू चाहिए तो 10.7 में से 0.843 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 9.85।
ठीक है, तो इससे आपकी वैल्यूज़ आ गई क्वार्टरली वैल्यूज़ फॉर योर ईयर 2001। अब जब ये क्वार्टरली वैल्यूज़ आ गई, क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज़ हैं ये, उससे पहले हमने ईयरली ट्रेंड वैल्यूज़ निकाली थी, अब हमने क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज़ निकाली हैं। तो ईयर 2001 की आ गई। फिर ईयर 2002 के लिए आपको पता है कि देयर इज़ एन ईयरली इंक्रीज, या ईयरली इंक्रीमेंट कितनी बताई थी मैंने आपको, 3.375। तो आप ये वैल्यू जब इसमें ऐड कर दोगे 9.85 में, तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, 13.234। तो आपको हर बार ना ये वाला मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 11.25 में से ये ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास 13.23 आ जाएगा। फिर आप ऐड कर देना उसमें, या तो आप 0.843 ऐड कर दो तो आपके पास सेकेंड क्वार्टर आ जाएगा, नहीं तो 10.7 में आप ईयरली इंक्रीमेंट ऐड करोगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह से आपकी एक टेबल बन जाएगी क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज़ की। अब क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई, क्वार्टरली डेटा दिया हुआ है, तो अब हम क्या निकालेंगे, ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज़। और वो कैसे निकलेंगी, ऑब्जर्व्ड डेटा को जब हम, या फिर वाई वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे ट्रेंड वैल्यूज से इनटू 100 जब हम करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एक ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज एंड सीजनल इंडाइसेस की टेबल। और नाउ यू कैन सी कि ऑब्जर्व्ड डेटा क्या था, 7 था। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में 2001 में आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी 7 की, और हमने क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यू निकाली 9.875 की। जब आप 7 को 9.85 से डिवाइड करोगे, इनटू 100 करोगे, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 71, जो कि 2001 इन फर्स्ट क्वार्टर है। सिमिलरली जब आप 20 को 10.7 से डिवाइड करोगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास 86.86 आएगी। ऐसे ही आपके पास हर एक ईयर की, हर एक क्वार्टर की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और ये वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज़ हैं। हमने ऑब्जर्व्ड डेटा में से ट्रेंड रिमूव कर दिया है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास वही टेबल है ना जो फर्स्ट मेथड में थी, सिंपल एवरेज वाले में। हमने वहाँ पे क्या किया था, हर एक क्वार्टर का एवरेज निकाला था। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया, हर एक क्वार्टर का एवरेज निकाला, फिर हमने ग्रैंड एवरेज निकाला, विच इज समेशन एक्स आई बार अपॉन, सॉरी विच इज, हाँ, विच इज समेशन एक्स आई बार अपॉन 4 होगा यहाँ पे, बिकॉज यू विल हैव 4 क्वार्टर्स। तो हमने ग्रैंड एवरेज निकाली। और सीजनल इंडाइसेस के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज अपॉन ग्रैंड एवरेज इनटू 100। तो उसी टाइप से आपके अब सीजनल इंडाइसेस आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इनका ऐड करके यू विल हैव 400 के अप्रॉक्स। तो ये एक वैलिड भी है, यहाँ पे आपको कोई एडजस्टमेंट फैक्टर की ज़रूरत भी नहीं है। सो लेट मी रिपीट, लेट मी ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल और सिंपलर। ओके, तो एक बार दोबारा इस एग्जाम्पल को देखो, एंड द ओनली मोटिव कि मैं रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपको एक बार ये पता चल जाए कि मेथड में क्या क्या यूज़ होता है। इससे ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन में से नहीं आएगा, अगर आया भी तो आपको ट्रेंड वैल्यूज़ दे देंगे, क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज़, और आपको ईयरली क्वार्टर वाइज डेटा दे देंगे। आपको बस डिवाइड करना होगा and then you will be able to find your seasonal indices, although there has been no question in the previous years. Okay, तो सबसे पहले आपको ईयर 2001-23 का क्वार्टर वाइज डेटा दिया हुआ है, उससे आप एक ईयरली एवरेज निकालेंगे। ईयरली एवरेज कैसे निकालेंगे, हर एक क्वार्टर की, हर एक साल के क्वार्टर की आप वैल्यूज़ को ऐड करके उनका एवरेज लेंगे। ईयरली एवरेज आ गया आपके पास ऐसे, सिमिलरली हर एक ईयर का। उससे आप अब अपनी ट्रेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ट्रेंड इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे जो आपके पास ट्रेंड इक्वेशन आएगी वो होगी 14.5
या फिर कुछ भी a प्लस बी एक्स। और ये ट्रेंड इक्वेशन आपकी ईयरली ट्रेंड है, ये याद रखना है ना। ईयरली एवरेज लिया था तो उससे ईयरली ट्रेंड आया होगा। ईयरली ट्रेंड जब आपके पास आ गया तो आपको क्वार्टरली ट्रेंड चाहिए, बिकॉज क्वार्टरली डेटा है। अगर हम किसी ऑब्जर्व्ड वैल्यू को जो क्वार्टरली डेटा है डिवाइड करना चाहते हैं ट्रेंड से, तो क्वार्टरली ट्रेंड से तो डिवाइड करेंगे ना। तो अब हम उससे क्वार्टरली ट्रेंड निकालेंगे। तो ये जो 3.375 आया ईयरली, इसे डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो आपके पास ये क्वार्टरली ट्रेंड आ जाएगा। उससे आप अपना क्वार्टरली ट्रेंड निकाल लेंगे। क्वार्टरली ट्रेंड आने के बाद आप इन वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे। 11.125 था ऑन एवरेज, आपके पास ये ईयर में था 11.125, ठीक है। तो जब आपके पास ऑन एवरेज ये ईयर में आ रहा है तो आप इसको क्वार्टर्स में कैसे डिवाइड करोगे। ऑन एवरेज मतलब सेकंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में कभी ये वैल्यू आई होगी 11.125 की, और जब ये 11.125 की एवरेज आई थी सेकंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में क्या वैल्यूज़ आनी चाहिए। उसके लिए हमें पता है कि ईयरली आपका एवरेज ईयरली इंक्रीमेंट था आपका 3.375 और क्वार्टरली इंक्रीमेंट हो जाएगा 3.375 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 0.843। तो अगर आप 11.125 में से और 11.125 और 0.843 ये दो फिगर्स यूज़ करके आप फाइंड आउट करोगे, तो वो कैसे करोगे। आपको पता है कि अगर आप इस 0.843 को डिवाइड बाय 2 कर दो तो उतनी वैल्यू आप 11.125 में से माइनस करोगे और ऐड करोगे, तो सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। तो आपको सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की वैल्यूज़ मिल गई। आपको पता है कि 2 क्वार्टर्स हैं, बाकी जो फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर उनकी वैल्यूज़ कैसे आएगी। यूजिंग द फैक्ट कि 2 क्वार्टर्स के बीच का डिफरेंस है आपके पास 0.843, तो उससे आपके पास और 2 क्वार्टर्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको ईयर 2002 और 2003 की वैल्यूज़ भी चाहिए। उसके लिए आप जो ईयर 2001 में फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू थी, अगर आप ईयरली इंक्रीमेंट ऐड कर दोगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी 2002 के लिए, सिमिलरली 3 के लिए। तो आपके पास क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज़ इस तरह से तैयार हो जाएंगी। फिर आप उससे अपना ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज़ निकालोगे, जो आपको ऑब्जर्व डेटा अपॉन ट्रेंड वैल्यूज़ इनटू 100 करके आएगी, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू आपके पास 7 थी, करस्पॉन्डिंग क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यू 9.85 थी, डिवाइड किया इनटू 100, तो आपके पास इस टाइप की टेबल आ जाएगी। और बस इस टाइप की टेबल आने के बाद आपको पता है मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस से कि हम बाकी एवरेज, ग्रैंड एवरेज और सीजनल इंडाइसेस कैसे निकालते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेना, दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। इसको सॉल्व करने से क्या होगा, जब आप बार बार लिखोगे ना इसी चीज़ को, तो एक तो आपके वो जो ट्रेंड कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, और आपको साथ साथ फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाएंगे। सो द ओनली मोटिव टू गिव दिस क्वेश्चन वाज कि आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे जब आप इसको खुद सॉल्व करोगे। कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, आपका टाइम भी बचेगा, एंड मेन थिंग इज़ यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट। जो अब हमने मेथड देखा, ये रेशो टू ट्रेंड मेथड, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू नोट। इट हैज़ एन एडवांटेज ओवर द रेशो टू मूविंग एवरेज, जो अब अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में, दैट इन दिस मेथड वी ऑब्टेन रेशो टू ट्रेंड वैल्यूज़ फॉर ईच पीरियड फॉर विच डेटा आर अवेलेबल। बट जो हम रेशो टू मूविंग एवरेज मेथड पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि डेटा हमें हर एक पीरियड का या फिर हर एक क्वार्टर का नहीं मिलता है। सो दैट मेक्स इट बेटर दैन दी रेशो टू एवरेज मेथड। फिर सेकंड पॉइंट है कि इसमें एक डिसएडवांटेज भी है रेशो टू ट्रेंड मेथड की, और वो है कि इफ़ देयर आर साइक्लिकल स्विंग्स इन द सीरीज द ट्रेंड वेदर अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व, जो हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है या फिर पैराबोलिक ट्रेंड है, कैन नेवर फॉलो द एक्चुअल डेटा एज क्लोजली एज 12 मंथली मूविंग एवरेज विल डू। देन
so a seasonal index computed by ratio to moving average method may be less biased than the one calculated by ratio to trend method. और ये point important भी हो सकता है because they can ask this in MCQ form कि which of them is true. तो अब देखते हैं कि जो रेशियो टू मूविंग एवरेज हम बोल रहे हैं कि वो लेस बायस्ड है, तो वो होता क्या है, अब हम उस मेथड को भी देखते हैं. सो रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, वैसे तो मेथड के नेम से आपको पता चल गया होगा कि रेशियो में मूविंग एवरेज आ रही होगी. और ये मूविंग एवरेज कौन सी है, जो हमने ट्रेंड कंपोनेंट में पढ़ी थी ना, कि ट्रेंड कंपोनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मूविंग एवरेजेस, ये वही मूविंग एवरेज है. इससे पहले मेथड में हमने y अपॉन ट्रेंड इक्वेशन से t पुट किया था. अब यहाँ पे हम y अपॉन ma लेंगे इनटू 100. ठीक है, तो रेशो हमने ऑब्जर्व वैल्यू का लिया मूविंग एवरेजेस से. So the ratio to moving average method is also known as percentage of moving average method. Here the observed data is expressed as a percentage of moving average and then the indices are further calculated. Y upon MA into 100. तो हुआ ना कि percentage observed data as a percentage of moving average. मैंने moving average के टाइम बताया था कि if period of moving average coincides with the period of oscillation, या फिर जिसे हम साइकिल भी कहते हैं, then the periodic fluctuations are eliminated. सेम केस यहाँ पर भी है. When we calculate the centered 12 monthly moving average or for quarterly moving average of the given data, these moving average values will eliminate the S and I, leaving us with T and C components. ठीक है, तो जब हमारा डेटा अगर मंथ्स में है और हमने 12 मंथली मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर ली, तो पीरियड क्या हुआ उस मूविंग एवरेज का 12, और वो किससे कोइंसाइड कर रहा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विच इज अगेन 12. तो हमारी वो जो पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ सीजनल वेरिएशन वो एलिमिनेट हो जाएंगी. तो इससे हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ रेशियो टू मूविंग एवरेज का, कि हमारे पास लास्ट में बस ट्रेंड कंपोनेंट और साइक्लिकल कंपोनेंट्स ही बच जाते हैं, सीजनल वेरिएशन रिमूव हो जाती है. और इफ़ वी हैव टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई अपॉन योर मूविंग एवरेज से हमें क्या क्या मिला, टी और सी. तो टी और सी इससे डिवाइड होकर आपके पास क्या बच जाएगा, सीजनल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन. ठीक है, तो आप सीजनल और इरेगुलर वेरिएशन आपके पास लास्ट में आ जाएगी, जिससे आप सीजनल इंडेक्स निकाल पाओगे. अब जब हम इसके बाद सीजनल इंडेक्स निकालेंगे तो इरेगुलर कंपोनेंट कैसे रिमूव हो जाएगा. हमने देखा था ना कि हम एवरेज लेते थे, तो उससे आपका इरेगुलर कंपोनेंट भी एलिमिनेट हो जाएगा एवरेज करने पे. तो क्या बचेगा फिर हमारे पास, बस सीजनल कंपोनेंट, और हम सीजनल इंडेक्स निकाल पाएंगे. फिर द सम ऑफ दीज इंडाइसेस शुड इन जनरल बी इक्वल टू 1200 और 400. अगर मंथली डेटा है तो 1200 और क्वार्टरली डेटा है तो 400, जैसे कि हमने अभी देखा भी था. इन केस इट इज़ नॉट, देन वी मेक द एडजस्टमेंट बाय मल्टीप्लाइंग विद द एडजस्टमेंट फैक्टर. तो हमने फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, सेकेंड में मैंने आपको एक एडजस्टमेंट फैक्टर बताया. अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें अगर एडजस्टमेंट करनी पड़े तो हम कैसे करते हैं. जो हमारे पास सीजनल इंडेक्स आए थे ना अभी तक, हम उसको एक k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उस k की वैल्यू क्या होती है एडजस्टमेंट फैक्टर की, 1200 अपॉन इंडाइसेस का टोटल. आई एम राइटिंग समेशन SI. किसके लिए, ये है मंथली डेटा के लिए. और अगर आपके पास क्वार्टरली डेटा है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 अपॉन समेशन ऑफ SI, और ये है क्वार्टरली डेटा के लिए. ऑल राइट, तो आपके पास पता चल गया आपको कि आप एडजस्ट करके या फिर एडजस्टेड सीजनल इंडेक्स कैसे निकालेंगे अगर आपके सम ऑफ सीजनल इंडेक्स 1200 या फिर 400 नहीं आ रहे.
एंड दिस कैन बी पुट अप इन द MCQ, तो आप इसको पॉइंट को याद रखना। एंड द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, जो हमने पहले भी देखा था कि इसमें आप कंप्लीट डेटा नहीं यूज़ कर पाते। मूविंग एवरेज आपको पता है फर्स्ट के M पीरियड और लास्ट के M पीरियड का डेटा आप नहीं यूज़ कर पाते, आपको मूविंग एवरेज उसके लिए नहीं मिलती। सो दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। एक एग्जाम्पल फिर कर लेते हैं इस मेथड के बेसिस पर, बट इससे आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे बेसिकली और पता चल जाएगा कि मेथड में क्या होता है। तो आपके पास फिर से ईयरली डेटा दिया हुआ है और क्वार्टर वाइज दिया हुआ है। आप पहले इस डेटा को अरेंज करेंगे मूविंग एवरेजेस वाली टेबल में। याद है ना कैसे बनाते थे मूविंग एवरेज? हमारे पास ये E1 पीरियड का डेटा है, तो आपके पास फर्स्ट 2 पीरियड और लास्ट 2 पीरियड का मूविंग एवरेज नहीं आएगा। 4 ईयर मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी आपके पास। फिर हमारे पास आ जाएगा गिवन फिगर एज अ परसेंटेज ऑफ मूविंग एवरेज। गिवन फिगर एज अ परसेंटेज ऑफ मूविंग एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, हमें 2001 में क्वार्टर 3 का डेटा दिया हुआ था 61। इसको जब हम मूविंग एवरेज से डिवाइड करेंगे, दैट इज 63.186 इंटू 100, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 96.54। सिमिलरली आपके पास 2001 में फोर्थ क्वार्टर का डेटा था 63, जब आप इसको 62.26 से डिवाइड करोगे इंटू 100, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। रेशो टू मूविंग एवरेज है ना, तो ऑब्जर्व्ड डेटा ऑफ करस्पॉन्डिंग ईयर एंड करस्पॉन्डिंग क्वार्टर अपॉन मूविंग एवरेज ऑफ दैट क्वार्टर और पीरियड इंटू 100, ये फॉर्मूला आपका यूज़ होता है यहाँ पे, और उससे आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फर्स्ट 2 क्वार्टर्स और लास्ट 2 क्वार्टर्स की वैल्यूज़ आपके पास नहीं आएंगी, बिकॉज आपको पता है इसमें मूविंग एवरेज ही हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो वी हैव नाउ द गिवन फिगर एज अ परसेंटेज ऑफ मूविंग एवरेज। हमने ये तो निकाल लिया y अपॉन क्या निकाला है, मूविंग एवरेज। तो हमारे पास क्या बच गया, t इंटू एस इंटू सी इंटू आई अपॉन t इंटू सी। तो हमारे पास अब बच गया हमारे पास बच गया s, दैट इज सीजनल वेरिएशन इंटू इरेगुलर वेरिएशन। अब जब हम एवरेज निकालेंगे ना यूजिंग द मेथड ऑफ सिंपल एवरेज, जिसे हम सीजनल इंडेक्स निकाल रहे थे, तो आपका ये जो इरेगुलर कंपोनेंट है ये भी रिमूव हो जाएगा। तो ये टेबल आई थी आपके पास लास्ट में, गिवन फिगर एज अ परसेंटेज ऑफ मूविंग एवरेज, इससे ये वाली वैल्यूज़ आ गई थी आपके पास। तो आप उसको जैसे हम मेथड ऑफ सिंपल एवरेज में टेबल प्लॉट करते थे उसी टाइप से आप यहाँ पे भी लिखेंगे। फिर आप एवरेजेस निकालेंगे, और पॉइंट टू नोटिस कि एवरेज कैसे निकलेगी, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप 104.2 प्लस 106.04 को 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर में भी 2 से, थर्ड में भी 2 से, और फोर्थ में भी 2 से। हर एक ईयर 2001 में फर्स्ट 2 क्वार्टर की वैल्यूज़ नहीं हैं, और ईयर 2003 में लास्ट 2 क्वार्टर की वैल्यूज़ नहीं हैं, तो इससे आपके पास एवरेज आ जाएगी। और हमें पता है सीजनल इंडेक्स क्या होता है, एवरेज अपॉन ग्रैंड एवरेज, या फिर जिसे हम जनरल एवरेज कहते हैं, इंटू 100। तो इससे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी यूजिंग द मेथड ऑफ रेशो टू मूविंग एवरेजेस। रेशो टू ट्रेंड में हमने रेशो ली थी ट्रेंड वैल्यूज से, रेशो टू मूविंग एवरेज में हम रेशो लेते हैं मूविंग एवरेजेस वैल्यू से। और ये दोनों ट्रेंड मेथड और मूविंग एवरेज का मेथड हमने ट्रेंड कंपोनेंट जब पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे हमने देख लिया था। अब जो क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है वो हो सकता है कि आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ दे दें, ठीक है, दैट इज़ योर वाई, और आपको मूविंग एवरेज दे दें कॉरस्पॉन्डिंग उसके। ठीक है, उससे फिर आपसे पूछ लें कि सीजनल इंडेक्स क्या हो सकता है, क्योंकि ये पूरी टेबल तो नहीं देंगे आपको कि आप पहले मूविंग एवरेज निकालो, क्योंकि 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना वैसे भी टफ हो जाता है। यहाँ पे टेबल में देख के आपको इजी लग रहा होगा, बट जब आपने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
इवन पीरियड के केस में, तो आपको पता है कि मूविंग एवरेज इवन के केस में डिफिकल्ट होता है. सो दे वोंट आस्क यू दिस कि रेशियो टू मूविंग एवरेज निकालो, और पूरी टेबल नहीं देंगे आपको. अगर देंगे तो वो आपको ऑब्जर्व वैल्यूज़ देंगे और मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेटेड वैल्यू देंगे. ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो. अब हम आते हैं लास्ट मेथड पे, लिंक रिलेटिव मेथड. और लिंक रिलेटिव मेथड ना इन चारों मेथड्स में से बहुत कॉम्प्लिकेटेड, या फिर जिसे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, यही मेथड है, लिंक रिलेटिव मेथड. इसके लिए मैं आपको सीधा एक एग्जांपल दूंगा बेसिकली, और एग्जांपल में जो जो फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, आई विल गिव यू दोज फॉर्मूलाज ताकि आप उनको यूज़ कर सकें. सो लिंक रिलेटिव मेथड होता क्या है? लिंक रिलेटिव मेथड आपका होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पियर्सन्स मेथड. As compared to the method of moving averages, the link relative method uses more data, and the average of link relative, ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है. हमने कुछ लिंक रिलेटिव निकाल लिया पहले, जैसे हम अभी तक निकाल रहे थे ना, ऑब्जर्व डेटा एज अ परसेंटेज ऑफ मूविंग एवरेज, या फिर ऑब्जर्व डेटा एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रेंड वैल्यूज. सिमिलरली हेयर हमने कोई लिंक रिलेटिव से फाइंड आउट किया. अब जो उन लिंक रिलेटिव का एवरेज होगा, इट कंटेन्स बोथ द ट्रेंड एंड साइक्लिकल कॉम्पोनेंट्स, एंड दीज कॉम्पोनेंट्स आर एलिमिनेटेड बाय अप्लाइंग करेक्शन. और ये करेक्शन का पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है याद करने का कि इसका फॉर्मूला क्या होगा. तो डायरेक्टली मैं एग्जांपल पे आ जाता हूँ. लेट मी पुट इट हियर. तो डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं. जो ये आपके बेसिकली चार फॉर्मूलाज हैं, 1, 2, 3 और 4. ये आपको याद होने चाहिए, याद कह लो या फिर रटने चाहिए, बिकॉज ये आ सकते हैं. अब एग्जांपल देखते हैं. आपको ईयर्स दिए हुए हैं और आपको क्वार्टर 1, 2, 3, 4 का हर एक ईयर के लिए डेटा दिया हुआ है. ठीक है, तो आप अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे. डेटा को अरेंज करो ईयर वाइज एंड क्वार्टर वाइज. 2003 क्वार्टर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अब लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, करंट पीरियड फिगर अपॉन प्रीवियस पीरियड फिगर इनटू 100. अगर हमें क्वार्टर 1 के लिए फाइंड आउट करना है कोई लिंक रिलेटिव, तो हमारे पास क्वार्टर 1 से पहले की वैल्यू होनी चाहिए, जो होती नहीं है, तो वी लीव इट ब्लैंक. अब क्वार्टर 2 के लिए फॉर 2003 हमें लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करना है. वो क्या होगा? वो होगा क्वार्टर 2 का ही, दैट इज योर करंट पीरियड फिगर अपॉन 2003 में करंट पीरियड फिगर क्या थी? 6.5 अपॉन प्रीवियस पीरियड फिगर क्या थी? 6 है ना. 2003 में क्वार्टर 2 की वैल्यू 6.5 थी और डिवाइडेड बाय 6 विच इज क्वार्टर 1 वैल्यू. तो 6.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 आपके पास आएगा 108.3. ऐसे ही आप लिंक रिलेटिव निकालेंगे हर एक क्वार्टर के लिए. क्वार्टर 3 के लिए क्या होगा? 7.8, दैट इज क्वार्टर 3 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू या करंट पीरियड फिगर डिवाइडेड बाय क्वार्टर 2 की वैल्यू इंटू 100. ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्वार्टर 4 तक आ गया. अब आप सोचेंगे कि ईयर 2004 के लिए हम कैसे निकालेंगे? ईयर 2004 की क्वार्टर 1 वैल्यू होगी, 2004 की क्वार्टर 1 वैल्यू विल बी 5.4, दैट इज करंट पीरियड फिगर डिवाइडेड बाय प्रीवियस पीरियड फिगर. प्रीवियस पीरियड क्या था? 2003 का क्वार्टर 4 था. सो 5.4 डिवाइडेड बाय 8.7 इंटू 100. तो ऐसे आपके पास हर एक ईयर के लिए लिंक रिलेटिव आ जाएगा. ओके, तो लिंक रिलेटिव निकाल लिया. अब आप उस लिंक रिलेटिव का एवरेज लोगे. ठीक है, कैसे? हर एक क्वार्टर्स के लिए आप एवरेज ले लोगे, जैसे हम पहले यूज़ कर रहे थे. अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट क्या आता है? आपको एक चेन रिलेटिव निकालना होगा, फिर करेक्टेड चेन रिलेटिव और सीजनल इंडाइसेस. इसमें ना सीजनल इंडाइसेस का भी फॉर्मूला में थोड़ा चेंज है. तो पहले हम देखते हैं कि चेन रिलेटिव क्या होता है.
चेन रिलेटिव होता है बेसिकली, ये जो आपने लिंक रिलेटिव निकाले ना, उसको एक चेन में ये पुट कर देता है, या फिर एक चेन टाइप आपके पास बन जाती है। वो कैसे बनती है? चेन रिलेटिव का फॉर्मूला होता है लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट पीरियड इनटू चेन रिलेटिव ऑफ द प्रीवियस पीरियड अपॉन 100। और हमें पता है कि क्वार्टर वन के लिए कोई चेन रिलेटिव है ही नहीं प्रीवियस पीरियड का, तो इसलिए हम क्वार्टर वन के लिए इसे अज्यूम कर लेते हैं कितना, 100। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इफ़ यू डू नॉट हैव अ चेन रिलेटिव फॉर द फर्स्ट क्वार्टर देन इट इज़ अज्यूम्ड टू बी व्हाट। फिर आप क्वार्टर टू के लिए चेन रिलेटिव कैसे निकालोगे? लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट पीरियड, वो क्या है 108.28 है ना, इनटू चेन रिलेटिव ऑफ द प्रीवियस पीरियड, वो क्या था, हमने 100 अज्यूम किया था, अपॉन 100। फिर आप चेन रिलेटिव क्वार्टर थ्री का कैसे निकालोगे? लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट पीरियड विच इज़ 121.66 इनटू चेन रिलेटिव ऑफ द प्रीवियस पीरियड विच इज़ 108.28 अपॉन 100। ऐसे आप क्वार्टर फोर के लिए भी अपना चेन रिलेटिव निकाल लोगे। तो अभी तक आपको कौन से दो फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं? लिंक रिलेटिव का जो होता है करंट पीरियड फिगर अपॉन प्रीवियस पीरियड फिगर इनटू 100, और चेन रिलेटिव का जो होता है लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट पीरियड इनटू चेन रिलेटिव ऑफ द प्रीवियस पीरियड अपॉन 100। ये LR है लिंक रिलेटिव और CR है चेन रिलेटिव। अब हम चेन रिलेटिव फाइंड आउट करने के बाद करेक्टेड चेन रिलेटिव फाइंड आउट करते हैं, और करेक्टेड चेन रिलेटिव के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है विच इज़ करेक्शन फैक्टर। और करेक्शन फैक्टर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द चेन रिलेटिव्स अपॉन 4। अब क्वार्टर वन का आपके पास चेन रिलेटिव कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 100, और वो कैसे आएगा? यू विल गेट दैट बाय चेन रिलेटिव माइनस K इंटू डी, और D क्या होता है आपका? D इज योर करेक्शन फैक्टर, जो अभी हमने पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन द चेन रिलेटिव, सॉरी K इज योर करेक्शन फैक्टर, और ये D होता है योर क्वार्टर। अगर क्वार्टर, ओके हाँ, सो यहाँ पे आपका होगा KD। तो 100 माइनस ऑफ डिफरेंस आपका 0 आया होगा, इसलिए आपने इसे 100 लिख दिया। फिर आप क्वार्टर टू पे आते हैं, 100 माइनस ऑफ 1.675, वो कैसे आया? डिफरेंस बिटवीन द चेन रिलेटिव्स। 100 क्वार्टर टू के लिए आपका डिफरेंस बिटवीन द चेन रिलेटिव्स क्या आ रहा होगा? 108.28 माइनस, उससे पहले आपका चेन रिलेटिव क्या था? 100 अपॉन 4। तो ये हो गया 8.28 अपॉन 4 विच विल बी 1.675। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 106.605, और ये होगा 108 में से आप 108.28 में से आप 1.675 माइनस करोगे। सिमिलरली आपके पास थर्ड क्वार्टर के लिए डिफरेंस क्या आएगा? 131.73 माइनस 3.35, इसको आप बस 1.675 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपके पास ये आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। वही डिफरेंसेस आपको माइनस करने हैं। तो इससे आपके पास करेक्टेड चेन रिलेटिव आ जाएंगे। तो आपने और कौन सा फॉर्मूला लर्न किया? अब आपने लर्न किया फॉर्मूला करेक्शन फैक्टर का। ठीक है, तो 3 फॉर्मूलाज आपके इस मेथड से लर्न हो गए हैं, जो आ भी सकते हैं एग्जाम में। फिर आप इसको यूज़ करते हुए सीजनल इंडेक्स निकालोगे, और उसका फॉर्मूला होगा करेक्टेड चेन रिलेटिव अपॉन एवरेज ऑफ द करेक्टेड चेन रिलेटिव इनटू 100। जैसे हम XI बार लेते थे ना, करेक्टेड चेन रिलेटिव इज योर XI बार, और सीजनल इंडेक्स के लिए आपको इन XI बार का समेशन लेना होगा, एवरेज ऑफ द करेक्टेड चेन रिलेटिव, तो समेशन XI बार अपॉन 4 हो जाएगा इनटू 100। तो उससे आपके सीजनल इंडाइसेस भी आ जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर हेयर।
तो आपको ये 4 फॉर्मूलाज याद करने हैं। इसमें लिंक रिलेटिव क्या होता है, चेन रिलेटिव क्या होता है, करेक्शन फैक्टर क्या होता है, और सीजनल इंडेक्स कैसे निकालते हैं इन द मेथड ऑफ लिंक रिलेटिव्स। इससे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल तो इम्पॉसिबल है इवन इन ग्रेजुएशन। दोज ऑफ यू हु आर फ्रॉम दी स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड, यू गाइज नो कि एग्ज़ाम में आने के भी इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। सो एग्ज़ाम में आपका ये सब नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आपसे बस ये 4 फॉर्मूलाज में से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये फॉर्मूलाज यूज़ कैसे हो रहे हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज दे भी देता, आप रट भी लेते शायद कि लिंक रिलेटिव क्या होता है, आप देख लेते करंट पीरियड फिगर अपॉन प्रीवियस पीरियड फिगर इनटू 100 कर देते। बट आपको अब एटलीस्ट ये याद होगा कि हमने वो लिंक रिलेटिव कैसे फाइंड आउट किए थे, हमने चेन रिलेटिव कैसे फाइंड आउट किए थे, करेक्शन फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया था। तो आपको ये सब अब वैसे ही याद हो गया होगा। इन केस नॉट, आई वुड एडवाइज़ कि रटने से अच्छा है आप इसी एग्जाम्पल को दोबारा देख लो और आप फिर एनालाइज करो कि आपको फॉर्मूला याद हो गया या नहीं हुआ। इन केस अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ देन आई वुड एडवाइज़ कि आप इसको एक बार लिख के याद कर लेना। डोंट सर्च फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस बिकॉज एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, बस फॉर्मूला ही आएंगे। ऑल राइट, सो फाइनल आपका कॉन्सेप्ट आता है एक डीसीजनलाइजेशन का। डीसीजनलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? डीसीजनलाइज्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है which shows how things would have been or would be if there was no seasonal fluctuation or there was no seasonal variation. Seasonal indices are indices of seasonal variation जो हमने अभी तक निकाले हैं, and they provide a quantitative measure of typical seasonal behavior in the form of seasonal fluctuations. अगर हमें डीसीजनलाइज्ड डेटा चाहिए तो हमें ये सीजनल वेरिएशंस को एलिमिनेट करना होगा या फिर रिमूव करना होगा। तो अब हम कैसे उसको करेंगे? आपके पास 2 मॉडल्स हैं, एक होता है एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। हमने बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में कि 2 टाइप्स के मॉडल हैं। अगर आपका एडिटिव मॉडल है तो आपको पता है योर y कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स, है ना, y इक्वल्स टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, यही होता था। अगर अब हम इसमें से ये s वैल्यू माइनस कर देंगे तो डीसीजनलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी क्योंकि सीजनल वेरिएशन हमने एलिमिनेट कर दी। सो एडिटिव मॉडल में क्या होगा? डीसीजनलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू y माइनस सीजनल इंडेक्स अपॉन 100। सीजनल इंडेक्स अपॉन 100 इसलिए लिखते हैं बिकॉज ज़्यादातर आपके सीजनल इंडेक्स जो हैं वो परसेंटेज के फॉर्म में दिए होते हैं। तो अगर 80% दिया है तो आप उसको 100 से डिवाइड कर दोगे। फिर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हमें पता है y इज़ इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। अगर हम इसको s से डिवाइड कर देंगे तो डीसीजनलाइज्ड डेटा आ जाएगा ना हमारे पास, सीजनल वेरिएशन कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो वही ये सेम यहाँ पे लिखा है कि डीसीजनलाइज्ड वैल्यू इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इज ओरिजिनल डेटा y अपॉन सीजनल इंडेक्स इंटू 100। सो आई होप आई एम क्लियर कि डीसीजनलाइज्ड वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो सीजनल वेरिएशन में से यही सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आपको मेथड्स पता होने, उससे पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि सीजनल वेरिएशन क्या है। सीजनल वेरिएशन के आपको एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। अब सीजनल वेरिएशन का पता चल गया तो आपको ये सीजनल वेरिएशन कैसे फाइंड आउट करनी है ये आना चाहिए, ठीक है। सो फाइंड आउट सीजनल वेरिएशन, और सीजनल वेरिएशन फाइंड आउट करके जो क्वांटिटेटिव मेथड आता है वो क्या होता है? सीजनल इंडेक्स होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 4 मेथड्स आने चाहिए, 4 मेथड्स आने नहीं चाहिए, इनका एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या थे? सिंपल एवरेजेस का, फिर रेशो टू ट्रेंड मेथड, फिर रेशो टू मूविंग एवरेजेस, और लास्ट में हमने लिंक रिलेटिव मेथड पढ़ा। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए और आपको फिर इनमें जो भी फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं आपको वो पता होना चाहिए। और जब आप सीजनल, इसके फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए नंबर 4 पे। और फाइनल चीज़ आपको डीसीजनलाइज्ड वैल्यू
seasonalized value, एक सेकेंड। तो आपको डी सीजनलाइज्ड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, दो मॉडल्स में, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में, ये आपको पता होना चाहिए जैसे अभी हमने देखा। एंड दैट सम्स अप योर सीजनल वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। तो दैट इज़ ऑल इन योर टाइम सीरीज एनालिसिस। ये आपका लास्ट लेक्चर था टाइम सीरीज एनालिसिस में। इसके मैंने 4 पार्ट्स आपको प्रोवाइड करे हैं एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सो दिस एंड्स टाइम सीरीज एनालिसिस फ्रॉम माई एंड। टाइम सीरीज एनालिसिस में जैसे आप इंडेक्स पढ़ते हो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में हमने टॉपिक 12 किया हुआ है इंडेक्स नंबर्स का, सो डू गो थ्रू दैट एज वेल। And in the next lecture we'll start with the rest of the 2 topics which are either topic 1 or topic 10. I'll see to it कि कौन सा topic important है अभी कराने के लिए। And we'll also discuss the previous year questions. We have discussed the part 1 of previous year questions. If you haven't joined as a member to our step by step study, so I would request you to join as a member. We are just taking a fee of ₹50 मंथली, 50, और इसकी वैलिडिटी आपकी एग्ज़ाम डेट तक होगी। इसमें आप प्रीवियस 5 ईयर पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस एक्सेस कर पाएंगे 2014 to 18 तक। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस, सो ड्रॉप अस अ मेल at sbss.enquiry@gmail.com। उधर आपको फर्दर प्रोसेस पता चल जाएगा कि कहाँ आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द कंटेंट। इन केस यू डिड, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। एंड कोई अगर आपको क्वेरीज हैं सो कमेंट में मेंशन कर देना, अदरवाइज यू कैन मेल अस योर क्वेरीज। वील बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। And stay safe and take care. Keep studying and keep learning. The exam is approaching, so give your best in this time. That is it. Bye bye.